हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों हम लोग सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें अभी हम लोग कॉन्टिन्यूस बॉडीज के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना सीख रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने होलो कोन के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना सीखा था। अब यहाँ पर हम लोगों ने नेक्स्ट बॉडी ली है और ये बॉडी है ट्रायंगुलर प्लेट, यानी कि ट्रायंगुलर प्लेट में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पर होता है ये अब हम देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पहले से मैंने एक ट्रायंगुलर प्लेट बना रखी है, तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि जो ट्रायंगुलर प्लेट में सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां पर होता है। देखिए प्यारे बच्चों, किस प्रकार की ट्रायंगुलर प्लेट है सबसे पहले तो ये समझ लो। इसका बेस ए है और इसकी हाइट बी है, साथ ही साथ इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है प्यारे बच्चों। ठीक, तो इस प्रकार की एक ट्रायंगुलर प्लेट है। अब क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझे। पिछली वीडियोज में जो पिछली बॉडीज को हमने देखा हुआ है तरह तरह की बॉडीज में, उसमें जो क्वेश्चन था वो कुछ अलग था और यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन अलग होगा। क्वेश्चन अलग क्या है इसमें जरा समझ लीजिएगा। उसमें हम लोगों ने क्या क्वेश्चन रखा हुआ था, हम लोगों ने क्वेश्चन ये रखा था कि हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर बॉडी के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ये क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं हमें चाहिए। यहाँ पे प्यारे बच्चों मुझे ये चाहिए कि ये जो बेस है यहाँ से कितनी हाइट पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, मुझे ये चाहिए इस बार। ठीक है, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्यों नहीं मैं निकाल रहा हूँ वो मैं बाद में बताऊंगा जब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा प्यारे बच्चों। ठीक, अभी फिलहाल जो क्वेश्चन ये है थोड़ा सा चेंज है। इसमें हमें इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी होगी, कितनी हाइट पर सेंटर ऑफ मास होगा, ये मुझे बताना है। ये मेरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसको मैं और इस तरीके से भी पूछ सकता हूं कि ये जो वर्टेक्स है इस वर्टेक्स से नीचे कितनी डिस्टेंस पर जो है सेंटर ऑफ मास इसका होगा, तो ऐसे भी बोल सकता हूं। तो एक बार समझ लें, क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट से इस ट्रायंगुलर प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कितनी हाइट पर होगा, ये हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो चलिए सॉल्व करने का तरीका वही होगा। देख लीजिए, अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसको पूछा हुआ है तो इस पॉइंट को मैं ओरिजिन की तरह लेने वाला हूं प्यारे बच्चों, और इधर ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। अब अगला काम क्या है, ये एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है। जब भी कॉन्टिन्यूस बॉडी में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछे तो वहां पर सबसे पहले एक कंपोनेंट लेना पड़ता है, तो यहां भी एक कंपोनेंट लिया जाएगा। अब कंपोनेंट किस तरीके से लेना है वो जरा ध्यान से देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा, हम एक काम करेंगे, हम इस y एक्सिस पर प्यारे बच्चों y डिस्टेंस चल करके एक बेहद ही कम चौड़ाई और ये चौड़ाई है कितनी, तो ये चौड़ाई है dy, तो एक बेहद ही कम चौड़ाई वाली स्ट्रिप एज ए कंपोनेंट यहां पर हम लोग लेंगे प्यारे बच्चों। तो ये एक स्ट्रिप है बेहद ही कम चौड़ाई वाली स्ट्रिप जिसकी चौड़ाई है dy। अब ये dy इतनी कम चौड़ाई है प्यारे बच्चों कि बिल्कुल टेंडिंग टू 0, इतनी कम चौड़ाई है। तो एक डी वाली चौड़ाई वाली स्ट्रिप को यहाँ पर एज ए कंपोनेंट लिया जाता है प्यारे बच्चों। अब ऐसे इनफाइनाइट कंपोनेंट्स यहाँ पर होंगे जो एक साथ मिल करके इस पूरी ट्रायंगुलर प्लेट को बनाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक, तो ये हमारा कंपोनेंट यहाँ पर होने वाला है। अब समझिए यहाँ पर अगला प्रोसेस क्या होगा। यहाँ पर अब देखिए, इसका मास सबसे पहले निकाल ले। ठीक है, इसका मास निकाल ले। ठीक, इसके बाद क्या तरीका होता है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें चाहिए हो तो क्या तरीका होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली बॉडीज के लिए सॉल्व किया हुआ है, अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए हो तो dm इंटू डी का एक्स कोऑर्डिनेट और इसको इंटीग्रेट करते हुए अपान में टोटल मास, और अगर मुझे इसका y COM चाहिए हो यानी इसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट चाहिए हो तो dm इंटू डी का y कोऑर्डिनेट और इसको इंटीग्रेट करते हुए अपान में टोटल मास। तो यही तरीका हुआ करता था सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। बिल्कुल यही तरीका यहाँ भी लगेगा। ठीक, फिलहाल मैंने ये बोला कि हम अभी केवल इस बेस से सेंटर ऑफ मास की हाइट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाइट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं मतलब हम निकाल क्या रहे हैं, हम y कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक, हाइट का मतलब क्या होगा कि y में कितनी डिस्टेंस पर ये है, यही इसका मतलब होगा। यानी कि सेंटर ऑफ मास के y कोऑर्डिनेट को हमें निकालना है प्यारे बच्चों। तो चलिए, अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। तो हमें dm की आवश्यकता है, साथ ही साथ dm के y कोऑर्डिनेट की आवश्यकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इन दो चीजों को निकाल लें, तभी हम y कोऑर्डिनेट को निकाल पाएंगे सेंटर ऑफ मास के लिए। ठीक, चलिए सबसे पहले तो dm को निकाल लो। तो देखिए dm क्या हो जाएगा, dm प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो मास डेंसिटी सबसे पहले निकाल लें। देखिए मास डेंसिटी क्या होगी इसकी,
मास डेंसिटी निकालना बड़ा आसान है। अगर इसका मास में कैपिटल एम मान लूं तो प्यारे बच्चों कैपिटल एम अपान में इसका टोटल एरिया, ये तो मास डेंसिटी हो जाएगी, तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो इसका एरिया हो गया। अब ये तो मास डेंसिटी हो गया इंटू इस स्ट्रिप का एरिया, इंटू इस स्ट्रिप का एरिया अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो प्यारे बच्चों डीएम निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्ट्रिप का क्या यहाँ पे होने वाला है एरिया, तो देखिए इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ मैं कुछ भी मान लेता हूं, मान लेते हैं कि इसकी लेंथ है x प्यारे बच्चों। तो अगर इसकी लेंथ x है और विड्थ कितनी है dy, तो इसका जो एरिया हो जाएगा x इंटू dy, ये हो जाएगा, तो ये इसके लिए dm हो गया। अब ये जो 2 है, ये 2 प्यारे बच्चों यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो कुल मिलाकर इस तरीके से dm निकल के आया। अब इस डीएम का y कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो प्यारे बच्चों ये पूरे स्ट्रिप में जो मास है वो इस तरीके से लीनियरली बिखरा हुआ है, तो कुल मिलाकर के यहीं पे इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं पर होने वाला है प्यारे बच्चों। अब कहां पर होने वाला है ये अभी बता पाना संभव नहीं है, एग्जैक्टली बता पाना संभव नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास हो वाई एक्सिस पर ही हो, लेकिन ये इसी लाइन पर कहीं ना कहीं होगा, भले ये यहां हो सकता है या इधर हो सकता है, जरूरी नहीं कि वाई एक्सिस पर हो, लेकिन होगा इसी लाइन पर, क्योंकि मास ही प्यारे बच्चों बिल्कुल लीनियरली ऐसे बिखरा हुआ है ना। ठीक, ये जो एक्स एक्सिस है इसी के बिल्कुल पैरेलल है ये, ठीक है, ये स्ट्रिप बिल्कुल इसके पैरेलल है, और ये स्ट्रिप बिल्कुल इसकी विड्थ भी बहुत कम है ना, तो बिल्कुल लीनियरली मान सकते हैं इसका जो मास है वो बिल्कुल लीनियरली बिखरा हुआ मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये जो लाइन है इस पर कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो सेंटर ऑफ मास अगर मान लीजिए कहीं भी हो, इस लाइन में कहीं भी हो, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट तो यही होगा, यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई यही तो वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट तो फिक्स होगा ना, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट यहां पर फिक्स नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट कहीं हो सकता है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट तो यही होगा, हर जगह ऊंचाई तो उतनी है इस ओरिजिन से, है ना प्यारे बच्चों। तो कुल मिलाकर के जो वाई कोऑर्डिनेट है वो वाई ही है हमारे मानने के अनुसार। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए यहां पर अब वाई सी ओ एम निकाल लेते हैं। देखिए डीएम रखो सबसे पहले, तो क्या है 2m अपान में ए बी इंटू में यहाँ पे एक्स डी वाई, ठीक, ये डीएम हो गया, इंटू में वाई कोऑर्डिनेट क्या है तो वाई ही होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर लो अपान में टोटल मास, इस m से इस m को कैंसिल कर लो। अब देखिए आगे क्या बच रहा है, तो आगे प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ इस तरीके से चीजें नजर आ रही हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों अब यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट के लिए x और y दोनों ही चेंज हो रहे हैं, ठीक, यहाँ पे दोनों ही चेंज हो रहे हैं। अगर यहाँ पे जो स्ट्रिप है मान लीजिए यहाँ ली जाए, तो देखिए अभी x छोटा था, ठीक, लेकिन अगर स्ट्रिप ये यहाँ जो होगी, जो स्ट्रिप यहाँ पे होगी प्यारे बच्चों, उसके लिए जरा देखो, उसके लिए जरा देखो, x तो बड़ा है, साथ ही साथ y देखिए चेंज हो गया, y पहले ज्यादा था कम हो गया, तो कुल मिलाकर के x और y दोनों ही चेंज हो रहे हैं हर एक कंपोनेंट के लिए। तो यहाँ पर मुझे किसी एक के ही टर्म में चीजों को लाना पड़ेगा तभी मैं इंटीग्रेशन कर पाऊंगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मैं y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इस x को y के ही टर्म में ले आना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों लाने की कोशिश करते हैं, बड़ा आसान है, कैसे ले पाएंगे। देखिए ये जो छोटा ट्राइंगल है इसको देख लीजिए, और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है इसको देख लीजिए। तो छोटे ट्राइंगल में ये जो एंगल है ये बड़े वाले ट्राइंगल में भी है, यानी ये दोनों के लिए कॉमन है, ठीक। साथ ही साथ अगर इस एंगल को देखा जाए तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है प्यारे बच्चों, और इसको देख लो तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए इनमें सिमिलरिटी हो गई, ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों ही ट्राइंगल्स सिमिलर है। और सिमिलरिटी से हम बोल सकते हैं कि जो x है अपान में इसका बेस यानी a इक्वल हो जाएगा इसकी ये जो हाइट है, हाइट कितनी निकल के आएगी जरा देख लीजिए, टोटल यहां से यहां तक की लेंथ है a और ये डिस्टेंस है y, तो ये बची a माइनस सॉरी ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी b, ठीक, तो b माइनस y, ये इतनी डिस्टेंस हो जाएगी, तो b माइनस y ऊपर लिख लो अपान में इसके लिए क्या हो जाएगा बड़े वाले ट्राइंगल के लिए तो ये b, ठीक है, ये देखो, तो यहां से जो x निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा a बाई बी, और यहाँ पे देखिए अंदर b माइनस वाई, तो ये प्यारे बच्चों x की वैल्यू निकल के आ जाएगी y के टर्म में, तो इसको यहाँ पे रख देंगे, तो अब हम इंटीग्रेशन आगे फिर कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पे इसको रख लेते हैं, तभी आगे इंटीग्रेट कर पाएंगे चीजों को प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए इस तरीके से ये हुआ ना। अब देखिए इस a से इस a को कैंसिल कर लो और आगे भी सॉल्व कर लो, जरा सा देखते हैं। इसको बाहर ही रखे रहो, इस b को भी बाहर निकालो, यानी b इंटू बी स्क्वायर कर लो। अब एक काम कर लो, इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाओ और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करके लिखो, तो b वाई डी वाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा लीजिएगा, माइनस क्या बन जाएगा देखिए y स्क्वायर डी वाई, ये बन जाएगा।
तो इस तरीके से चीज निकल के आई प्यारे बच्चों। अब इसमें लिमिट के लिए ध्यान दीजिएगा, लिमिट ऐसी लगानी है कि हर एक कंपोनेंट कवर हो जाए, यानी कि पूरी बॉडी में बने हुए कंपोनेंट्स कवर हो जाए। तो लिमिट किसकी लगेगी, क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो y की ही लिमिट लगेगी। तो y यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जाएगा, क्योंकि बॉडी कहां तक है, यहां से यहां तक। तो प्यारे बच्चों यहां से यहां तक y की जो लिमिट बनेगी वो क्या बनेगी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है b प्यारे बच्चों, है ना b। तो 0 से b की जो लिमिट है वो यहां पर लगेगी प्यारे बच्चों, ठीक है, 0 से b की लिमिट लगेगी। चलिए अब थोड़ा सा जगह बना लेते हैं ताकि चीजों को आगे हम सॉल्व कर पाए। तो एक काम कर लेते हैं, यहीं पे जगह बना लेते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके फिर नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक। तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा फिर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेता हूं। तो हम लोग YCOM निकाल रहे हैं, या मैं कहूं कि इसके जो बेस है, इसके बेस से इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट या ऊंचाई हम निकाल रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों 2/b²। अब देखिए इंटीग्रेट करते हुए डायरेक्ट हम चीजों को लिख सकते हैं। कैसे लिख पाएंगे, b तो बाहर निकल आएगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। y का होगा तो y²/2। अब y की जगह में बाद में हमें b ही रखना है। तो कुल मिलाकर के b तो बाहर पहले से एक है, फिर b² और हो गया, तो कुल मिलाकर यहाँ b³ हो गया और अपान में 2। और इधर देखिए क्या बनेगा, तो y³ तो y की जगह में हमें बाद में b ही रखना है, तो b³/3। कुल मिलाकर के ये बना। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2/b² और इधर ये बन जाएगा 3 - 2 यानी कि 1। तो b³ ऊपर बच गया, नीचे में 6 बच गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ से b² से b³ में कैंसिल करोगे तो एक b बचेगा और इसको 3 टाइम्स कैंसिल कर सकते हो, तो कुल मिलाकर के b/3 ये YCOM आ गया। यानी इसके बेस से जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो b/3 ऊंचाई पर होगा, ये बिल्कुल फिक्स हो गया प्यारे बच्चों। और अगर इसके इस वर्टेक्स से इसकी डिस्टेंस पूछता, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस मत बोलो, डिस्टेंस गलत है, लेकिन y एक्सिस में इसकी डिस्टेंस, या मैं बोलूं कि परपेंडिकुलरली नीचे कितनी डिस्टेंस पर होगा, परपेंडिकुलरली ऐसे बोल सकते हैं, ठीक। तो परपेंडिकुलरली अगर नीचे पूछा जाए इस वर्टेक्स से तो कहां पर होगा, तो प्यारे बच्चों तो देखिए टोटल डिस्टेंस तो b थी, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस निकल के आई सेंटर ऑफ मास की, यहां से सेंटर ऑफ मास की ऊंचाई नजर आ रही है इतनी, तो यहां से कितनी हो जाएगी, तो b - b/3 इतनी, यानी 2b/3। तो कुल मिलाकर के इस वर्टेक्स से अगर ऊंचाई पूछी जाए, तो 2b/3, और अगर बेस से ऊंचाई पूछी जाए तो b/3, ठीक। तो ये इसके लिए आंसर होगा, क्योंकि हमें ऊंचाई ही निकालना था, हमें कोऑर्डिनेट नहीं निकालने थे। कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो y कोऑर्डिनेट तो निकल गया, y कोऑर्डिनेट तो प्यारे बच्चों ये हो गया। अभी हमें x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, लेकिन x कोऑर्डिनेट अगर मुझे चाहिए तो मुझे पता होना चाहिए कि किस प्रकार का ट्रायंगल है, या इसकी पूरी चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि देखिए अगर मान लीजिए ट्रायंगल मेरे पास कुछ ऐसा होता, अगर प्यारे बच्चों ट्रायंगल मेरे पास कुछ ऐसा होता, ऐसा मान लीजिए मेरे पास ट्रायंगल ऐसा होता प्यारे बच्चों, ठीक। तब क्या होता, इसका जो बेस है वो तो यहां से यहां तक हो गया, ये इसका बेस हो गया, और इसकी हाइट क्या बनेगी, इसकी हाइट तो प्यारे बच्चों इधर आ रही है, ठीक है, इसकी हाइट तो यहां पे आ रही है, ठीक। इसका मतलब क्या होगा कि इसके बेस से b/3 हाइट पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन अगर आप इस y एक्सिस पर जाओगे, इस y एक्सिस पर b/3 पर यहां पर सेंटर ऑफ मास अगर बोल दो तो यहां तो हो नहीं सकता, फिर तो ये गलत है ना, क्यों, क्योंकि मास तो पूरा इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर, तो फिर ये बाहर कैसे हो सकता है, ठीक है। अगर मास यहां है प्यारे बच्चों तो यहां पर ही कहीं होगा, तो b/3 हाइट है, इसका कोऑर्डिनेट नहीं है, सेंटर ऑफ मास यहां है, ऐसा नहीं मैंने कहा, ये इसकी हाइट है। मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां से इसकी ये हाइट है, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट को नहीं बता रहा है। अगर कोऑर्डिनेट चाहिए तो हमें x कोऑर्डिनेट भी चाहिए होगा, ताकि जब x कोऑर्डिनेट पता चलेगा तब आप एग्जैक्टली बता पाओगे कि कहां पर है, ठीक। तो ये सिर्फ हाइट को बता रहा है। अब ये इसी हाइट पर होगा तो निश्चित रूप से ये कहीं पर प्यारे बच्चों यहां से यहां तक में हो सकता है, ठीक, यहां से यहां तक में इसी लाइन में होगा, मतलब इसी लाइन में हो सकता है प्यारे बच्चों, ठीक, इसी लाइन में कहीं पर हो सकता है, मतलब हाइट इतनी ही होगी, ठीक। तो ये हाइट को बताएगा, लेकिन ये एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे फिक्स नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे हो सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्लियरली कैसे पता चल सकता था यहाँ पर, अगर यहाँ पे आइसोस्केल्स ट्रायंगल होता तो क्या होता, तो निश्चित रूप से जो एक्स कोऑर्डिनेट होता वो 0 हो जाता, तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये पता चल जाता कि y एक्सिस पर ही इसका सेंटर ऑफ मास है b/3 ऊंचाई पर, ठीक। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो भी ये b/3
ऊंचाई पर वाई एक्सिस पर ही होता, ठीक है, क्योंकि वहां पर सिमेट्री साफ साफ हो जाती। लेकिन यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ पे चीजों को सही से बताने के लिए हमें ट्राइंगल के बारे में और भी चीजों को जानने की आवश्यकता होगी, तभी हम एग्जैक्टली इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बता पाएंगे। अदरवाइज अगर मुझे केवल हाइट पता हो, किसी बेस पर हाइट को लेता हुआ ट्राइंगल दिया गया हो, तो प्यारे बच्चों उस बेस से b/3 ऊंचाई पर सेंटर ऑफ मास होगा, ये अभी हमने यहाँ पर सीखा। तो प्यारे बच्चों इसको नोट करिए। फिर एक एग्जांपल में कराऊंगा अभी इसमें, इसी पर ट्रायंगुलर प्लेट पर एक एग्जांपल कराऊंगा, तब आपको क्लियरली पता चलेगा किस तरीके से हम किसी ट्रायंगुलर प्लेट में सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, किस तरीके से कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक, तो ये वहां से पता चलेगा। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों अभी इसको नोट करिए, फिर मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व कराऊंगा।